गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजलि कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। अभी गेल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, एक बार सब कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कल हमने डिस्कस किया था ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या है, हाई इनकम, लो इनकम, अपर मिडल और लोअर मिडल क्या है। इसके अलावा हमने डिस्कस ये भी किया था कि पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। साथ ही हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप इकोनॉमी क्या है। और आज की क्लास में जो मेरा डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ, वो इस बात पर होगा कि इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हम बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा इंडिया हमारी एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। और इस इकोनॉमी के अंदर, इस इंडिया के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें कुछ लोग किसान हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लेबर्स हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, कुछ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी। यानी ये सब अलग अलग लोग हैं। जब इन सब लोगों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि सर, इनमें से हम इस तरह भी तो बोल सकते हैं ना कि कुछ लोग सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं हमारे देश में कि कुछ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट है, जिसे मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया कैसा देश है, हमने चार अलग अलग तरीकों पे विभाजित किया था, वैसे ही आज बताने वाला हूं। हमारा एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जब हम किसी सेक्टर के बारे में, किसी कंपनी या उसमें काम करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने काफी कुछ सीखा है मेरे साथ अब तक, कि अगर मैं किसी को सरकारी कहूंगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। यानी उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर राइट्स हैं, अधिकार हैं, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होंगे, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास, हमारी देश की सरकार के पास मेजॉरिटी शेयर होंगे, यानी मोर देन 50% शेयर होंगे, तो उसको कहा जाएगा कि ये पब्लिक सेक्टर है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी, इंडस्ट्री के अंदर लेस देन 50% होंगे, गवर्नमेंट अधिकार होगा उसमें नो डाउट, लेकिन लेस देन 50% होगा, यानी माइनॉरिटी में हमारी गवर्नमेंट होगी, तो उसको प्राइवेट सेक्टर कह देंगे। यानी कोई सेक्टर या तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ही ऑर्गेनाइज्ड हो। अमूमन जो पब्लिक सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डिवाइड नहीं करते ना। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपने कहा या तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए समझो, हमारे पास चार मोबाइल कंपनियां हैं जो हमें सिम प्रोवाइड करती हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। अगर मेरे पास जियो है, यानी कोई अगर पूछे कि जियो कैसी कंपनी है, या जियो में जो काम करने वाले लोग हैं बेसिकली वो किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, एयरटेल है, वीआई है, ये तीनों कंपनियां जो हमारे देश की है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ गई। लेकिन जो बीएसएनएल, एमटीएनएल जिसका मर्जर हो चुका है, अगर इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, नौकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है। या एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है। यानी पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। और आजकल एक तीसरा भी चल रहा है जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी सरकार क्या कर रही है, ना तो डायरेक्टली खुद बना रही है, ना प्राइवेट को बनाने दे रही है, बल्कि एक पार्टनरशिप कर रही है दोनों संस्थाएं मिलकर। जैसे कि मान लीजिए किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी एयरपोर्ट को बनाना है। अब उस एयरपोर्ट को बनाने में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जब उस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, तो उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो प्राइवेट कंपनी लगा रही है। उस पैसे को लगाने के बाद जो वहां से कलेक्शन आएगा
वो भी प्राइवेट कंपनी ही लेगी, लेकिन उतने टाइम पीरियड तक जितने का एग्रीमेंट साइन हुआ है। मान लीजिए इंडिया, भारत सरकार और गौतम अडानी, आजकल सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उन्हीं के द्वारा लिए गए हैं, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ किसी एयरपोर्ट को लेकर 50 साल का, कि आप इस एयरपोर्ट को बनाएंगे, सारा जो कॉस्ट आएगी वो बियर करेंगे, यानी सारी कॉस्ट करेंगे आप अपनी, एंड देन उसके 50 साल तक की रिकवरी आपको मिलेगी। लेकिन उसके बाद वो जो एयरपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी बनाया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गया, उसका पैसा लिया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा फिर गवर्नमेंट को मिलना शुरू होगा। तो देश में एयरपोर्ट भी बन जाएगा, सरकार की इनकम का एक नया सोर्स भी जुड़ जाएगा, लोगों को सुविधा भी मिल जाएगी, और प्राइवेट वाले भी अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। इस सेक्टर को बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दीपिका कि अगर आप टीचिंग एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक लेनी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो कोई और ऑफिसर एग्जाम्स की, यूपीएससी पीसीएस की, तो घटना चक्र लेनी है। बस दो ही किताबों को मैंने रिकमेंड करा है एज ए प्रैक्टिस, उसमें आपको ओवरऑल सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, और मैंने बताया है वैसे भी 91 के बाद हमने क्लास में पढ़ा हुआ है सर, 91 से पहले पब्लिक सेक्टर का रोल बड़ा था, लेकिन आजकल प्राइवेट का रोल बड़ा है। क्योंकि आपको याद है 91 जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री, तब हमने इकोनॉमी में सुधार किए थे, और उसके बाद प्राइवेटाइज को बढ़ाया था। उसमें एलपीजी शब्द था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यूथ हिंदी में आती है, बिल्कुल सही बात है आपकी। इंग्लिश में नहीं आती है क्या, ये मुझे बताइएगा एक बार, फिर हम देखेंगे। तो आपने कहा अगर हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स के बारे में, टाइप ऑफ सेक्टर हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हम पहली स्लाइड ये लिखेंगे कि बेसिक तौर पर या तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाएगा। पहली नोटबुक कर लीजिए, पहला नोट कर लीजिए। चलिए पहला नोट कर लीजिए। मैं भी बताता हूं रागनी एक बार। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका डाउट लेता हूं। एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसी को जॉइंट सेक्टर भी कहते हैं, जहां दोनों मिल जाते हैं, सरकार और प्राइवेट मिलकर काम करे, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का एक हिस्सा भी है।
जहां मोर देन 50 है वो पब्लिक, जहां लेस देन 50 है वो प्राइवेट, और जहां मिक्स हो जाए वो दोनों बन जाएंगे। अब देखो, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम सब लोगों का जो लक्ष्य है ना वो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना। क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में तो हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारा दूसरा टारगेट ये रहता है कि अगर हम सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे, कोई वजह कोई कारण है, हम ऑर्गेनाइज्ड में चले जाए। ध्यान से सुनना मेरी बातें जो है। आप देखेंगे कि आप बेसिक तौर पर जब कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होता है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी, अमूमन जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो तो ऑर्गेनाइज्ड हैं ही। जो लार्ज स्केल यानी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी हमारी ऑर्गेनाइज्ड में आती हैं, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। जो हमारी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो कंपनीज बहुत सारे देशों में ऑपरेट कर रही हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड में है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा कि लगभग आपकी जॉब फिक्स होगी कि आपका काम ये है स्पेसिफिकली, उसके अलावा आपकी सैलरी फिक्स होगी, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे लगभग, आपको जो भी सरकार के नियमों के अनुसार बेनिफिट मिलने चाहिए वो सारे मिलेंगे। सरकार के नियमों के अनुसार जो आपको आ, सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी मिलेंगी। आपको जो लीव छुट्टियां मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। सरकार के नियम एप्लीकेबल होंगे, और आपका प्रेजेंट की सैलरी के अलावा फ्यूचर के लिए भी आपका पीएफ बनेगा, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन होगा। 5 साल काम कर लिया कहीं तो ग्रेजुटी का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गए, कोई मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसने दुकान खोली है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, मान लीजिए कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेली लगाता है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई किसी की छोटी सी फैक्ट्री बनी हुई है। अब वहां पर यह भी नहीं है कि दिन में 8 घंटे ही काम होगा, वो तो 10-10 12-12 घंटे काम लेंगे आपसे। उसके अलावा आपको मिनिमम सैलरी कितनी, मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए, इसका भी कोई रूल नहीं बनाया। वो कह रहे जी हम आपको दिन के 500 ही देंगे, 200 ही देंगे, ये भी होगा। फिर आपको हर दिन काम पर आना होगा लगभग, कोई जरूरी नहीं कि वीकली ऑफ मिले भी या ना मिले, या इसके अलावा मेडिकल लीव, कैजुअल लीव का प्रोविजन हो या ना हो। ओवर टाइम भी कराया तो उसके लिए अलग से डबल चार्ज करेंगे, देंगे पैसा, ऐसा भी नहीं होगा। जो कुछ मिलेगा वो अभी मिल जाएगा आपको, सैलरी जो बनेगी, मजदूरी जो बनेगी, फ्यूचर के लिए वहां पीएफ वगैरह जैसी भी कोई चीज नहीं होती। अब हमने कहा जहां बहुत सारे बेनिफिट मिले, यानी गवर्नमेंट तो है ही है ओवरऑल, लेकिन अगर कोई कंपनी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहता हूं अगर कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है तो वहां जॉब स्टेबल होगी, सुरक्षित होगी, निश्चित वेतन मिल रहा होगा, श्रम और उद्योगों से संबंधित सारे कानून लागू होंगे, सोशल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। और इसमें देखो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो सारी की सारी आ गई इसमें। जो भी हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी आपको ये सारा प्रोविजन मिल जाएगा कि ठीक है, आपको ये सारे प्रावधानों के अनुसार काम करोगे। जितनी भी एमएनसीज कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, उनमें आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा। बैंक्स में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप देखोगे वहां पर भी ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई छोटी सी, मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, किसी शॉप पर आप लग गए हो काम करने के लिए, सेल्समैन ही कर रहे हो। अब ये जनरली तौर पर इसके बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि देश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड में ही तो काम करती है। बड़ी कंपनी तो कम ही है देश में, एमएनसी तो कम ही है, सरकारी नौकरी तो 0.5% है। देश में लगभग 15% लोग जो काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड में, बाकी 85% लोग जो काम करते हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड में होते हैं। और मैं इनके जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मैं एक एक सवाल की गारंटी आपसे दे रहा हूं, होगा आपका सवाल। बस आप इस बात को समझकर चलिए कि जहां पर आपको फ्यूचर को भी मैनेज किया जा रहा हो, कि अभी सैलरी दी जा रही है, फ्यूचर के लिए रखा जा रहा है, ताकि आपको जब रिटायरमेंट हो, जब आप जॉब क्विट करें, छोड़ दें, तब आपको कुछ पैसा मिल जाए आगे कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज्ड में जाना होता है, वहां सारे प्रोविजन मिल रहे होते हैं भाई।
ठीक है, ओके, नोट कर लें इसे। चलिए भाई, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। वैसे तो इस फाइल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मेरी बात समझिएगा ध्यान से। एक होता है हमारे पास जिसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब आप देखो कि जब आप कोई भी सेक्टर की बात कर रहे हो, जब आप ये कहते हो ना कोई सेक्टर है जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर करते हैं, बात समझना। वैसे तो तीन सेक्टर की बात की जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन हम कभी कभी चौथे और पांचवे को भी एज्यूम कर लेते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने कहा, अगर कोई सेक्टर है बेसिकली, और उस सेक्टर के अंदर हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड अगर वो काम कर रहा है, जैसे कि माइनिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, जानवरों को पालना यानी, या मुर्गी पालन है, डेयरी फार्मिंग, दूध का काम कर रहा है, गाय भैंस का दूध बेच रहा है वो, तो बेसिक तौर पर जो एक्टिविटी रूरल एरियाज से रिलेट कर रही है, मोस्टली जो नेचर पर डिपेंड करती हैं, जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, दोहन करके, यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमने जमीन पर गेहूं उगा दिया, ये सब प्राइमरी है। जहां पर हमने प्राइमरी से बने हुए प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया दूसरे प्रोडक्ट में, हमने कोई वस्तु बना दी, कोई गुड्स बना दी, हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कर दी यानी कंस्ट्रक्शन कर दिया, पानी है उससे बिजली बना दी हमने, यानी हमने माइनिंग करके क्रूड ऑयल निकाला और उससे हमने पेट्रोल डीजल बना दिया। जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, तो उसे सेकेंडरी बोला जाता है। जो सेवाएं होती हैं, सारी की सारी सेवाएं टर्शरी में आती हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ सेवाएं, वो टर्शरी में तो आती ही है, लेकिन उनमें से ही कुछ सेवाएं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि कोई रिसर्च के काम में लगा हो,
अमूमन साइंटिस्ट होते हैं, जहां पर हाई डिग्री ऑफ नॉलेज की जरूरत हो, ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो, जिसे टीचिंग करना आसान है, लेकिन यूनिवर्सिटी में टीच कर रहा हो तो एक प्रोफेशनल हो गया फिर वो, और स्पेसिफिकली हाई डिग्री हाई नॉलेज की जरूरत होगी। तो रिसर्च में या जहां पर हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, जैसे टैली पर कोई अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल है कोई भी अकाउंट बना देता है, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाना अलग बात, कोई भी जुडिशरी में जज बन जाए अगर कोई, अलग बात, तो क्वेटनरी है। जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहे बल्कि यूनिवर्सिटी को चलाने वाले डीन बन जाते हैं, देश की सरकार में होते हैं डिसीजन लेने वाले लोग, वो क्वेटनरी यानी पश्चिम में चले जाते हैं। अब इस तरह आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी है वो एग्रीकल्चर हो गया, उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर है, यानी उसे ब्लू कॉलर कहते हैं, नाम है ये, इसका एक निक नेम है। यानी जो टर्शरी में आ रहे हैं सर्विस सेक्टर वाले, उनको व्हाइट कॉलर कहते हैं। क्वेटनरी वाले को कोई नाम नहीं दिया चतुर्थक को, लेकिन पांचवे में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सीईओज हैं, उनको ये बोला जाता है कि वो जनरली गोल्ड कॉलर है। इसीलिए आपके मन में सवाल आएगा एग्जाम में, क्या होगा सर, ये पांचों सेक्टर के बाद हमसे ये पूछेगा एग्जाम में कि बताओ इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यूनिवर्सिटी में है, या मान लीजिए मैं कहता हूं कोई, मान लीजिए हमारा किसी कंपनी का एमडी और सीईओ बन जाता है, ठीक है, कोई देश का पीएम प्रेसिडेंट हो जाता है, हेड हो जाता है, कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन जाता है। अब जहां पर आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो, लेकिन याद रखना ये लोग होते तो टेरशरी में ही है, क्योंकि चौथा और पांचवा जो पार्ट बना है वो बना तो टेरशरी का ही है। जो चौथा और पांचवा है वो है तो टेरशरी का ही, यानी ये इसका ही सब क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब ये होगा, कब बैच लाएंगे भाई, लाएंगे, अभी नहीं ला रहे लेकिन आगे आएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देगा एग्जामिनर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं आपके लिए क्वेश्चन की फाइल लगाता हूँ। मुझे पता है आप लोग इंतजार करते क्वेश्चंस करने का, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं ना अब हम, कि बस अब इसको एंड ही करना है अब हमें। तो कोई क्या काम कर रहा है उसके आधार पर होगा।
इसी को क्वेनरी या पष्ठम कहते हैं, क्वेटनरी को चतुर्थक कहते हैं। चलिए भाई, यहां तक हो गई बात पूरी। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद लास्ट में एक बार नोट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझना, मैंने हर एक क्वेश्चन को ऐड किया इसके अंदर। इनमें कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? रेड व्हाइट क्यों कहा गया? एक्चुअली ये नाम दिए गए इसको, और ये इस आधार पर कि जैसे कुछ लोग मिट्टी में काम कर रहे होते हैं, जनरली गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे रहते हैं, मतलब एक निक नेम है। गोल्ड मतलब सारा बेनिफिट लेने वाले वही होते हैं ना, सारा प्रॉफिट वही। व्हाइट कॉलर का मतलब है बहुत मेंटली वर्क कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर का मतलब ये कि वहां मेंटली वर्क हो रहा है, फिजिकली वर्क नहीं हो रहा। ब्लू कॉलर तो रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्रीज के लिए यूज होता है। देखो, अगर कोई ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है, तो आप क्या कहोगे? सर एक दिहाड़ी पे काम कर रहा है, नहीं दिहाड़ी कहते हैं प्रति पर डे के अकॉर्डिंग, हफ्ते में ले, सप्ताह, महीने में, उससे पर ये असंगठित होता है। ये कैसा है? ये असंगठित है। अगर कोई हैंडलूम वर्कर अपने घर में कोई महिला काम कर रही है, हथकरघा बुनकर, तो वो भी असंगठित है। काम कर रही है, पैसे लेगी, बात खत्म, इतना ही होना उसके साथ। ए टीचर टीचिंग इन स्कूल, अगर टीचर टीच कर रहा है स्कूल में, तो सारे बेनिफिट मिलेंगे उसे, क्योंकि स्कूल सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन होगा, और इंस्टीट्यूशन में सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सामान्य तौर पर ये वाला केस संगठित बन जाएगा। बोलो हाँ। तो ये असंगठित नहीं है। अब जैसे ये सवाल आया कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, अभी बताऊंगा उसे रागिनी, अलग से क्वेश्चन ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैंने बताया मछली पकड़ना प्राथमिक है, बैंकिंग तृतीयक है, परिवहन यानी एक सवारी से दूसरी सवारी जब मैं जाना एक जगह से दूसरी जगह, ये भी सेवा में आता है। तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? तो आपने कहा बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों प्राथमिक में नहीं आते, मोर देन वन हो जाएगा। ये दोनों प्राथमिक में नहीं आते, ना बैंकिंग प्राथमिक में आता और ना परिवहन प्राथमिक में आता, तो प्राथमिक से संबंधित नहीं है पूछा था, तो ये दो हो जाएंगे।
असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? असंगठित क्षेत्र की चुनौती यह है कि यहां पर एक तो वेजेस कम होते हैं, प्लस सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, और साथ में पुअर वर्किंग कंडीशंस भी रहती हैं। अब ये भी तो मानेंगे ना, कंपैरेटिवली अगर दोनों को देखें तो यहाँ पर जो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता, जो वर्किंग कंडीशन वर्किंग एनवायरनमेंट है बहुत हेल्दी नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती, फ्यूचर के बेनिफिट्स भी नहीं होते, और मजदूरी भी सामान्यतः कम मिलती है। जिसमें हाई डिग्री और इनोवेशंस, ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो। यूनिवर्सिटी में टीच करना चतुर्थक है, और मैंने कहा जहां हाई नॉलेज की जरूरत है उसी को क्या कहते हैं? चतुर्थक। उसी को चतुर्थक कहते हैं, जहां पर हाई डिग्री और हाई रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। देखो जरा, संगठित क्षेत्र में कौन सी विशेषता होती है? जब कोई क्षेत्र संगठित होगा तो उसकी क्या विशेषता होगी? वहां रेगुलर सैलरी और सारे बेनिफिट मिलेंगे। किस क्षेत्र में कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? सेकेंडरी में हम कच्चे माल को क्या करते हैं कि वस्तु में कन्वर्ट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, असंगठित क्षेत्र में रोजगार तो होगा, लेकिन स्टेबिलिटी की कमी होगी और सिक्योरिटी की कमी होगी। रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर में नहीं आता? कौन सा सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में नहीं आता? मैंने कहा ये प्राथमिक में आता है, माइनिंग करना ये प्राथमिक में आता है, ये थर्ड में नहीं आता है। सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या होगा? अगर टर्शरी सेक्टर आ जाए और उसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या होगा? अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी पहले से। टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी।
तो जो सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, ये आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सेवाएं देता है। असंगठित क्षेत्र में आमतौर पर किस तरह का रोजगार मिलता है? ये इरेग्युलर होता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट नहीं होते हैं। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, विकसित होती है, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है? तो थर्ड वाला जो सर्विस सेक्टर है ना, डेवलपमेंट के साथ साथ ये बढ़ता है। जब जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, थर्ड वाला हिस्सा जो है वो बढ़ेगा। जॉइंट सेक्टर किसे कहते हैं? जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिल जाए किसी काम के लिए, उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जब कोई वस्तु बनाई जाती है, वो किस में आता है? माइनिंग सेकेंडरी में नहीं होता ना। माइनिंग करना यानी जमीन के नीचे के रिसोर्स निकालना, और ये प्राइमरी में आता है। रिसोर्स निकालना प्राइमरी में है, कच्चा तेल निकाला प्राइमरी है। उसके बाद उसको पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, ये अलग है। जो आयरन निकाला गया वो हमारा प्राइमरी है, जितने भी मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, जितने भी आ, लेकिन उसके बाद जब कन्वर्जन होगा, उसको किसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे, वो सेकेंडरी होगा। तो इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में काम करते हैं। काम सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में करते हैं। जब कोई देश विकासशील होता है, तो वह शुरुआत में जो गतिविधियां है वो किससे रिलेट होती है? 31। ठीक तो है ना? असंगठित क्षेत्र पूछा था, तो असंगठित क्षेत्र रोजगार देता है, नो डाउट, लेकिन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की कमी है, ये तो पूछा उसने। ठीक तो है? ये तो नहीं लिखा कि केवल अस्थायी ही देता होगा, ऐसा तो नहीं लिखा कि इस पे इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल है, बहुत 85% लोग काम कर रहे हैं उसमें। नौकरी की सुरक्षा, उच्च वेतन तो नहीं देते हैं ये लोग, हाई लो वेतन देते हैं। तो इस तरह सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा था भाई आप इसको आराम से लिखें, सब कुछ करें। हम बात सेक्टर की कर रहे थे, ठीक है? तो हमें लास्ट में ये एग्जाम्पल लिखने थे, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपने करे हैं। ये एग्जाम्पल थे, जैसे कि प्राइमरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, टर्शरी में क्या क्या आता है, ये सब एग्जाम्पल है आपके। ये पूरी फाइल में आपको दूंगा इसके अकॉर्डिंग। और याद रखना, ये सारे एग्जाम्पल्स के अलावा ये भी बात याद रखना, हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार आज भी और आजादी के समय भी प्राइमरी वाले में था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते हैं आज भी। लेकिन इनकम की बात करें तो सबसे ज्यादा इनकम जो है वो तृतीयक में है, टर्शरी में है। सबसे ज्यादा जो लोग कमाते हैं वो सर्विस सेक्टर वाले कमाते हैं। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, वैसे वैसे याद रखना,
जो विकासशील देश होते हैं शुरुआत में वहां एग्रीकल्चर प्राइमरी हाई होता है, लेकिन डेवलप होने के बाद टर्शियरी हाई हो जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ना है, सीखना है, कल भी क्लास करेंगे, होपफुली इसी टाइम पर करेंगे। और उसमें मैं सर्कुलर फ्लो की बात करूंगा, इंजेक्ट लीकेज की बात करूंगा, और उसके बाद सैटरडे में आखिरी क्लास करके लगभग फिर डाउट के लिए आपकी क्लास छोड़ दूंगा कि 2-4 दिन डाउट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए, इसको नोट करना है फाइनली आपको, उससे पहले आपको ये वाला नोट करना है। क्लास में जब बनते हैं ना नोट्स तो और बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में आपको डबल एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आएगा कौन सी एक्टिविटी कहां से रिलेट होती है। चलिए भाई, तो इसी तरह इसको कंप्लीट करना है, आपको लिखना है, सारी चीजें मैंने आपको दी हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
चलो